Hello my fellow learners, welcome to the syntax surfers. So as in previous lecture we studied about the various looping and the programs related to it. Now we are going to study arrays. As in the first chapter we studied about the built-in data types, but they can store only limited amount of data. So when we need to store large amount of data we use array. What is an array? Array is a collection of similar elements, that is all the elements in an array should have the same data type. मतलब homogeneous data type होना चाहिए. अगर हम int store करें तो सारा डाटा int टाइप का होगा. Array is also known as list. उसके बाद जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्टिजियस या फिर हम कह सकते हैं कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस में सेव होते हैं. मतलब कि साथ साथ सेव होंगे. ये नहीं है कि एक एलिमेंट 1001 में है और एक एलिमेंट कहीं दूसरी जगह 2001 में. नहीं, एकदम साथ साथ. नीड फॉर एन एरे मैंने आपको बताया. लार्ज नंबर ऑफ डाटा अगर हमें एंटर कराना है तो हमने स्कैनफ लगाया. अब मुझे अगर 100 नंबर एंटर करा रहे तो हमें 100 टाइम्स फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा. बट अगर हमने एरे यूज़ किया तो हम उसे ईजिली फॉर लूप की हेल्प से या फिर इनिशियलाइजेशन करके एंटर करा सकते हैं. तो जो भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी एरे में तो वो हम उनको कहते हैं डायमेंशंस. तो अगर हम देखें तो फर्स्टली हमारे पास है 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जिनमें सबका सेम नेम होता है और वो सेम डाटा टाइप को बिलोंग करते हैं बट हैव डिफरेंट इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. अब यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द नंबर वी यूज़ टू रेफर टू एन एलिमेंट. ठीक है, अगर हमने ज़ीरो से मतलब कि बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स अप टू एन नंबर्स जितने भी हमें चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं इंडेक्स. सिंटैक्स ऑफ एरे, तो हम सबसे पहले डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं एरे की, फिर उसके बाद एरे का नेम लिखते हैं, फिर उसका हम साइज़ डिफ़ाइन कर देते हैं. ठीक है, साइज़ मीन्स कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं उसके अंदर. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरे मस्ट बी फाइनाइट. मतलब कि हम एक डेफिनेट नंबर्स तक ही एंटर करा सकते हैं. हमने अगर इनडेफिनेट एरे बना दिया तो हमारा तो मतलब पूरा सर्वर ही भर जाएगा. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ एरे मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर, सबका सेम डाटा टाइप होना चाहिए. ठीक है, ईच इंडिविजुअल एरे एलिमेंट कैन बी रेफर्ड. उसको हम कैसे रेफर कर सकते हैं? कोई भी सबस्क्रिप्ट यूज़ करके. ठीक है, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0 और एलिमेंट ऑफ एरे आर इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टीन्यूस. नाउ कमिंग टू द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे. मेमोरी हमेशा कॉन्टीन्यूस होती है. कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशंस में हम हमेशा फॉरवर्डली जाते हैं और हम अपना एरे को स्टोर कराते हैं. जैसे कि हमने कोई इंट A6 ले लिया, मतलब कि हमारे पास जो 6 है यहाँ पर हम 6 एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं. बट इंट में एक एलिमेंट स्टोर कराने के लिए हमें कितनी चाहिए? 2 बाइट्स और 1 मेमोरी लोकेशन रेफर्स टू 1 बाइट ऑफ डेटा. तो अब हमारा एलिमेंट कैसे स्टोर होंगे? 100 से लेके 102 तक एक एलिमेंट, फिर 1002 से लेके 1004 तक दूसरा एलिमेंट, 1004 से 106 तक. ठीक है, सारा हम ऐसे इसको स्टोर करा सकते हैं. ऐसे हमने 12 बाइट, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 लिया ना, 6 × 2 12 बाइट्स ऑफ डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा. नाउ लेट अस कम टू द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. तो इनिशियलाइजेशन हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो कंपाइल टाइम पे और एक रन टाइम पे. वो कैसे? जो कंपाइल टाइम पे अगर हम उनको इनिशियलाइज़ करना है तो हम उनको नॉर्मल वेरिएबल की तरह इनिशियलाइज़ कर सकते हैं. लाइक हम उनको जैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वहीं पे हम लिस्ट ऑफ उनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं और उन लिस्ट की वैल्यूज़ को हम सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद और अगर जो हमारी लिस्ट में हमने वैल्यूज़ दी हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से कम होगी तो जिनकी हम वैल्यू नहीं इनिशियलाइज़ करेंगे वो अपने आप 0 पे सेट हो जाएंगी. ठीक है, और हमने अगर साइज़ को ओमिट कर दिया, मतलब हमने साइज़ नहीं डिफ़ाइन किया अपने इनिशियलाइजेशन करते वक्त, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा और पहले 4 एलिमेंट्स को वही 1 या फिर जो भी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दी है उससे इनिशियलाइज़ कर देगा. अब पहले तो हमने पार्शियल इनिशियलाइजेशन पढ़ ली कि अगर हमने जितने एलिमेंट्स दिए हैं उससे कम हमने इनिशियलाइज़ किए तो बचे हुए एलिमेंट्स अपने आप 0 हो जाएंगे इनिशियलाइज़. ठीक है, और अगर हमने इनिशियलाइजेशन विदाउट साइज़ डिक्लेरेशन, हमने साइज़ तो बताया ही नहीं, तो वो इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यूज़, तो वो अपने आप जो कंपाइलर है वो उन एलिमेंट जितने हमने इनिशियलाइज़ किया उतने एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर देगा. फिर आती है कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन.
हमने एक कैरेक्टर की इनिशियलाइजेशन कर दी विदाउट साइज डिक्लेरेशन, तो वो क्या करेगा, सिमिलर वे में 5 कैरेक्टर्स के एरे को डिक्लेयर कर देगा, जिसके अंदर स्ट्रिंग होगी जो कि हमने नेम दिया है, और साथ में लास्ट में एक नल कैरेक्टर आएगा। तो जब भी हम ऐसे इनिशियलाइज करेंगे तो लास्ट में नल कैरेक्टर ज़रूर आएगा एरे में। लेकिन अगर हम उसको सीधा ऐसे डिक्लेयर करें डबल कोट्स के साथ, तो हमें एरे में मतलब कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है नल कैरेक्टर, कंपाइलर अपने आप नल वैल्यू को अकाउंट में लेकर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स ले लेगा एरे में। तो पार्शियल इनिशियलाइजेशन हमने पढ़ ली थी, वही यहाँ पे लाइन रिपीट किया कि नंबर ऑफ़ इनिशियलाइजर्स मे बी लेस देन द डिक्लेयर्ड साइज़, और फिर सच केसेस में जो बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं वो हम क्या कर देते हैं हमेशा 0, और अगर न्यूमेरिक टाइप है इसलिए तो 0, और अगर कैर टाइप है तो फिर नल हो जाती है उनकी डिक्लेरेशन। ठीक है, और नल को हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल होता है \0। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियलाइजर्स अगर कम है तो चलेगा, लेकिन अगर हमारे पास नंबर हमने 3 एलिमेंट्स लिए और हमने 4 डिक्लेयर कर दिए तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने स्पेस तो 3 के हिसाब से ऑक्यूपाई किया, तो फिर 4th कहाँ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या है, अब कंपाइल टाइम का मतलब तो जब हम प्रोग्राम को लिख के कंपाइल कर रहे हैं। फिर रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होगी, जब हम रन कर रहे हैं आउटपुट में हम कई बार जब हम स्कैनएफ लगाते हैं ना, तो या फिर फॉर लूप के हेल्प से वो होती है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो हम एक एरे को रन टाइम पे सिंपली इनिशियलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर लॉन्ग एरेज के लिए, क्योंकि कोई भी एरे जिसमें 3-4 एलिमेंट्स है तो वो हम अपने आप लिख देंगे कि हाँ भाई हमें ये इनिशियलाइज़ करना है इसको। बट अगर हमारे पास 100 है 200 एलिमेंट्स हैं तो उनके अंदर हम वैल्यूज़ कब तक लिखेंगे, या फिर हम चाहते हैं कि हम वैल्यूज़ ना दें और जो हमारा प्रोग्राम जिसको आउटपुट चाहिए जिसको रन करना है वो अपने अकॉर्डिंग दे, तो भी हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे हमने फॉर लूप लगाया और फिर हमने कंडीशन लगा दी कि भाई हमें ये इनिशियलाइज करना है, ताकि मतलब हमें या फिर जो भी यूज़ करे उसको भी बार बार टाइप ना करना पड़े। तो हमने यहाँ पे अपने आप ही कंडीशन लगा दी, <50 है तो 0 हो जाएगा सम, और अगर i > 50 होगा तो हमारा सम 1 हो जाएगा। तो ये अपने आप इन आधे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर देगा और आधे एलिमेंट्स को 1 से। और जैसे मैंने बोला था कि हम स्कैनएफ भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, तो हम पहले मतलब कि उसको डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद स्कैनएफ लगा के उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देंगे, और उसके बाद उनका एड्रेस दे देंगे। हमें एड्रेस में उनके इंडेक्स भी लिखने हैं जो जिस नंबर के अकॉर्डिंग हमें एंटर कराना है। तो यहाँ इस फ्लो चार्ट से हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करने के हम 2 टाइप से कर सकते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम पे। फिर कंपाइल टाइप पे भी हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं या फिर विदाउट साइज डिक्लेरेशन कर सकते हैं। उनमें भी 2 कर सकते हैं, तो कैरेक्टर टाइप की या फिर नंबर में कर सकते हैं। कैरेक्टर में और नंबर टाइप के एरे में क्या डिफरेंस होता है, न्यूमेरिक टाइप में कोई भी कैरेक्टर एंड में नहीं आता बाय डिफ़ॉल्ट, बट कैर टाइप में अगर हम मतलब कि विद स्ट्रिंग करेंगे तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है बताने की नल कैरेक्टर। लेकिन अगर नॉर्मल हम कर रहे हैं लाइक कॉमास डबल कोट्स में फिर कॉमा लाइक तो हमें लास्ट में नल कैरेक्टर भी दिखाना पड़ेगा। और रन टाइम इनिशियलाइजेशन में या तो हम फॉर लूप से कर सकते हैं, फिर स्कैनएफ से, या फिर 4+ स्कैनएफ लूप। मतलब कि हम फ्रॉम द कीबोर्ड, इसको बोलते हैं रीडिंग वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, मतलब उसके लिए जो फॉर्मेट होता है मतलब हमको क्या लाना है फॉर लूप, फिर इनिशियलाइजेशन कर देनी है आई, यानी कि इंडेक्स है यहाँ पे जो एरे का, और वो 0 से स्टार्ट होता है। फिर हम साइज़ तक उसको कर देंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्कैनएफ लगा देंगे। स्कैनएफ में पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा जो भी डाटा टाइप है, और उसके बाद हम यहाँ पे एम्परसेंड एरे नेम जो भी हमारा नेम है और यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा, बस फिर सेमीकोलन और ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ लेट्स डू अ प्रोग्राम टू फाइंड द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे, फिर मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। देन हमने कुछ इंट वैल्यूज़ वेरिएबल लिए हैं। फ्लोट में हमने एरे ले लिया कि हम कोई भी फ्लोट टाइप का भी डाटा एंटर करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने एक टेम्प लिया है। वो क्यों, अब ये आपको समझ में आएगा। पहले तो हमने n क्यों लिया, ताकि हमें पता चल सके कि जो यूज़र है जिसको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए उसको मतलब
कितने एलिमेंट्स एंटर कराने, ठीक है। फिर हम उस अकॉर्डिंग अपना लूप चलाएंगे ताकि लूप में हम एलिमेंट्स भी उससे एंटर करवा सके। हमने लूप के लिए वो ही फोर लूप लगाया, फिर स्कैनएफ लगा दिया। सुना हमने आई तो लेट किया था और जे क्यों, क्योंकि हमें नेस्टेड फोर लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे विद रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। हमने यहाँ पे फोर लूप में यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे n-1 क्यों लिया, हम जनरली n तक लेते हैं ना, क्योंकि अगर हम एक सी है सब लिस्ट है ये हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला हमारा ith एलिमेंट है और ये वाला jth एलिमेंट है, तो jth एलिमेंट तो स्टार्ट ही वहाँ से होगा ना, जब i-1 से, सॉरी i+1 से स्टार्ट हो रहा है jth एलिमेंट, ठीक है। इसलिए हमने j को i+1 से स्टार्ट किया। और ये कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे पहले i आएगा, फिर यहाँ j आएगा, फिर यहाँ i आएगा, यहाँ j आएगा, फिर ऐसे करते करते यहाँ तक i आ जाएगा, फिर यहाँ पे j आएगा। बट यहाँ इसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, इसलिए हमारा i चलेगा n-1 तक और j स्टार्ट होगा i+1 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, अगर हमारा जो ith एलिमेंट है यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है jth एलिमेंट से, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे 6 बड़ा है और 1 छोटा है, तो हमको क्या कराना पड़ेगा, स्वैपिंग, ये वाले को यहाँ लाना पड़ेगा और ये वाले को यहाँ। तो वो कैसे होगा, स्वैपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करा देते हैं। फिर इस वेरिएबल में अब कोई वैल्यू नहीं है तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ठीक है। फिर इस वेरिएबल के अंदर हम अपना पहले वाले वेरिएबल की, अपने इस वेरिएबल की यानी कि जो हमारा ai इसमें स्टोर था उसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। और ऐसे हमें हमारा असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। जो हम स्टार्ट विद मल्टी डायमेंशनल एरेज, वी कैन ऑल्सो use multi-dimensional arrays in C. So for this we have the syntax. फर्स्टली हमें डाटा टाइप बतानी है, देन उसका हम नेम लिखेंगे, देन हम जितने डायमेंशन चाहिए उतने साइजेस बता देंगे। जैसे हमें 3 डायमेंशन चाहिए तो हमने 3 साइजेस बताने हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे मेनली मैट्रिसेस में यूज़ होते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट 2 डायमेंशनल एरे इज़ अ लिस्ट ऑफ 1D एरेज, ठीक है। अब हमने इसके लिए सिंटेक्स वही टाइप, फिर नेम, फिर हमने दोनों XY की डायमेंशंस मतलब साइज़ बता देना, ठीक है। फिर हम दे आर शोन इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो अगर हमने कोई ऐसा एरे लिया है जिसके अंदर 3 रो और 4 कॉलम है तो वो कैसे शो करेंगे हम, रो 0, फिर रो 1, फिर रो 2, यहाँ पे कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसलिए एवरी एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ AIJ। I इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड J इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और वो दोनों सबस्क्रिप्ट्स होते हैं बेसिकली। कम टू द इनिशियलाइजेशन, तो 1D एरेज की तरह हम 2D एरेज को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस, ठीक है। तो हम उनको जैसे अब यहाँ पे है, हमने यहाँ पे 2 रोज़ लिए हैं और 3 कॉलम्स लिए हैं, तो ठीक है। हमने यहाँ पे पहली रो को तो हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और यहाँ पे सेकेंड रो को 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 ब्रेसेस के अंदर दोनों कॉलम्स की, दोनों रोज़ की वैल्यू और कॉलम्स की वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा का यूज़ किया। उसके अलावा हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं जिसमें पहली रो पर, दूसरी रो नीचे और कॉलम्स भी ऐसे कॉमा से सेपरेटेड है। और जैसे कि नॉर्मल 1D एरे में होता है, अगर कोई भी इनिशियलाइज़र नहीं दिया हमने किसी भी वैल्यू को तो वो अपने आप 0 सेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें किसी रो के सारे एलिमेंट्स को 0 करना है तो हम नॉर्मली उनको सीधा 0,0 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहली एलिमेंट को तो अपने आप 0 दिया और बाकी एलिमेंट्स को हमने लिखा ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट टू 0 हो जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से द स्टोरेज ऑफ 2D एरे। तो हम इसको कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 वेज होते हैं, एक तो रो मेजर और एक होता है हमारे पास कॉलम मेजर, ठीक है। रो मेजर में हमारे पास कैसा होगा कि जो पहले हम सारी रो में एंटर कराएंगे एलिमेंट्स को, जैसे हमने पहले 0 वाली रो में एंटर कराया, फिर फर्स्ट रो में एंटर कराया, फिर सेकंड रो में एंटर कराया। अब यहाँ पे कॉलम मेजर में क्या होगा, पहले हमने 0th कॉलम में एंटर कराया, फिर फर्स्ट कॉलम में एंटर कराया, फिर सेकंड कॉलम में एंटर कराया।
अब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। रो मेजर ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले जो रो के एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा साथ में स्टोर होते हैं, और कॉलम मेजर में क्या होता है जो एक कॉन्जिक्यूटिव एक कॉलम के एलिमेंट्स होते हैं वो साथ में स्टोर होते हैं। लेकिन सी में मोस्टली रो मेजर यूज़ किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने बोला कि जो 2D एरे है उसमें भी हम कॉन्टीन्यूसली ही स्टोर करा रहे हैं, तो कैसे? तो हम ना उनको रो बाय रो स्टोर कराते हैं। उसको कंफ्यूज मत करना, रो मेजर और कॉलम मेजर अलग चीज़ है। रो बाय रो मतलब कि साथ में सारे स्टोर हो रहे हैं एक ही रो में, ठीक है, सिक्वेंशियली स्टोर हो रहे हैं। और रो मेजर और कॉलम मेजर से मतलब है कि जो यहाँ पे एक रो के एलिमेंट्स हैं ये साथ में स्टोर है, फिर ये दूसरी रो के एलिमेंट, फिर तीसरी रो के एलिमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम बाय कॉलम, एक कॉलम के एलिमेंट साथ में स्टोर हो गए, फिर दूसरी कॉलम के एलिमेंट साथ में स्टोर हो गए, फिर तीसरे एलिमेंट साथ में स्टोर हो गए। So that's all for today's video. Here is a program to practice more about the concept we learned today. And if this video helped you a little bit, please subscribe to my channel.